हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेय पदार्थ में कौवा। हमारी जो टॉपिक चल रहा था, पेय पदार्थ चल रहा था, उसमें हमारा टॉपिक होगा कौवा। कौवा कॉफ़ी। कौवा किसको बोलते हैं? कॉफ़ी को। हम बात करते हैं कि चाय जो पेय पदार्थ के रूप में जो चाय होती है, उसी की तरह ये भी एक लोकप्रिय पेय पदार्थ बन चुका है आज के समय में। आज देखें तो इसका प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। किसी को भी देखो चाय की जगह कॉफ़ी पीता है। यहाँ पे शादियों में भी आजकल कॉफ़ियाँ ही ज़्यादा बनती हैं, कॉफ़ी बनती है, चाय नहीं बनती। ये मशीन के द्वारा सीधा ही इसको बना दिया जाता है। आप सब जानते होंगे कॉफ़ी क्या होता है। ये जो पूर्वी अफ्रीका जो देश है, विश्व के संदर्भ में हम बात करें कि इसका जो मूल स्थान कहाँ से है, ये पौधा आया कहाँ से, तो उसकी चर्चा करें तो अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है या पूर्वी अफ्रीका का जो उच्च भूमि है, हाईलैंड है, उच्च भूमि में यहाँ पे उसका मूल स्थान वो उच्च भूमि है पूर्वी अफ्रीका की। यहाँ पे हम बात करें तो अबिसिनिया जो देश है यहाँ का, यहाँ पर इस पूर्वी भाग में जो उच्च भूमि है, अबिसिनिया जो देश है, यहाँ पर इसका जो मूल स्थान माना जाता है इस पौधे का, वो कि हम यहाँ बात करें वहाँ से पूर्वी अफ्रीका का जो उच्च भूमि है, वहाँ से ये 11वीं शताब्दी में जो अरब व्यापारी थे, ये अरब प्रायद्वीप है, ठीक है, यहाँ पर ये अरब प्रायद्वीप है ये वाला। तो यहाँ के जो लोग थे वो व्यापारी थे। तो वो व्यापारी जब अफ्रीका की तरफ आए तो यहाँ से वो पौधा लेकर के गए और 11वीं शताब्दी में अरब प्रदेश में यहाँ पे ये पौधा उगा दिया, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र अरब प्रदेश में जो ये चाय या कॉफ़ी का पौधा होगा, तो इसका जो प्रसार हुआ इनको यहाँ पे पता चला। तो यहीं से यहाँ एक मिस्र देश है, मिस्र में ये चाय का पौधा आया सबसे पहले। यहाँ से कहाँ गया 11वीं शताब्दी में? इस अरब प्रायद्वीप में, ठीक है, अरब देशों में। वहाँ से मिस्र दो देश है, मिस्र में आया और मिस्र से यूरोप में गया। यहाँ यूरोप कंट्रीज़ है, यहाँ पर जो ये कंट्रीज़ है, ये कंट्रीज़ कौन सी हैं? यूरोप वाली कंट्रीज़ है। तो इस यूरोप के अंदर मिस्र और यहाँ यूरोप में इस पौधे को ले जाया गया। समझ गए बात? और फिर हम बात करें तो यूरोप में इस पौधे का जो प्रसार हुआ वो 17वीं शताब्दी में हुआ। यहाँ पर तो ये 11वीं शताब्दी में गया, 11वीं शताब्दी में, और यहाँ पर जो प्रसार हुआ इसका वो 17वीं शताब्दी में हुआ। 17वीं शताब्दी मतलब 1600 से लेकर के 1700 तक का काल, ठीक है। यहाँ पे हम माने कि अब ये जो पौधा है कॉफ़ी वाला, ये कौवा का जो पौधा है, वो पौधा यहाँ से अमेरिका, रूस या संपूर्ण विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व में आज ये प्रचलित हो गया है पेय पदार्थ के रूप में। यहाँ पे वनों में अगर हम बात करें तो वनों में इसका जो वृक्ष होता है वो 10 मीटर ऊंचाई तक बढ़ जाता है। जो कौवा है उसका पौधा जो होता है वो पौधा, अगर वनों की बात करें यानी जंगलों की बात करें, वहाँ पर इस वृक्ष की जो ऊंचाई है वो 10 मीटर तक बढ़ जाती है। इसके जो बागान हैं वहाँ पे सबसे पहले हम बात करें, उन बागानों पर हम बात करें तो सबसे पहले पौध को तैयार किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे यहाँ पे प्याज बोते हैं तो प्याज की पहले पौध तैयार की जाती है, उसी तरीके से बागानों में इसकी एक पौध तैयार की जाती है और उस पौध को यहाँ पे पंक्तियों के रूप में, उस बागान में एक पंक्ति के रूप में लगाया जाता है। ध्यान रहे, इनकी जो पौध होती है उनको पंक्तियों के रूप में लगाते हैं और उन पंक्तियों में क्या होता है कि जो केले जैसे जो छायादार वृक्ष होते हैं वो वृक्ष लगाए दिए जाते हैं, यानी उन्हीं पंक्तियों के बीच में, जिससे क्या होता है कि वो जो पौधा है कॉफ़ी का या कौवा का जो पौधा है उसको धूप ना लगे, यानी उसको धूप से बचाने के लिए यहाँ पे जो छायादार वृक्ष होते हैं उनको लगाया जाता है, ठीक है। पौधों की जो शाखाएं हैं उनको छांटते रहते हैं। जहाँ पे बागान होते हैं, जंगली में तो ये पौधा 10 मीटर तक बढ़ जाता है, लेकिन जो बागान होते हैं उन बागानों के अंदर हम बात करें तो वहाँ पर इस पौधे को छांटते रहते हैं ताकि हम इसका जो ऊंचा उठा हुआ भाग है वो ऊंचा न बढ़ सके। यानी धीरे धीरे ये पौधा बढ़ता है, जैसे ये पंक्तियों में लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पौधा लगा दिया, यहाँ ये पौधा लगा दिया। अब क्या होगा, अगर ये जंगल में होगा तो इसकी देख रेख नहीं होगी और इसकी जो ऊंचाई होगी वो 10 मीटर तक चली जाएगी। जबकि बागान होते हैं वहाँ पर इस पौधे की जो शाखाएं ऊपर बढ़ रही हैं इनको छांटते रहते हैं, यानी काटते रहते हैं, इनको बढ़ने नहीं देते, जिसके कारण यहाँ पर इसकी ऊंचाई वो 2 मीटर तक ही रहती है।
समझ गए बात। यानी इसकी जो ऊंचाई होगी वो ऊंचाई 2 मीटर तक ही रहती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हम इसकी ऊंचाई को बढ़ने नहीं देते। क्यों बढ़ने नहीं देते? क्योंकि यहाँ पर ये पौधा है 6 वर्ष होते हैं, 6 वर्ष होते हैं तब तक तो इसमें फल आना स्टार्ट होता है। 6 वर्ष का जब होगा तब इसमें फल लगना स्टार्ट होगा। और इस पेड़ में आरंभ से अगर हम इस पौधे को देखें, पौधे को आरंभ से 6 वर्ष के बाद में ये 30 से 35 वर्ष तक ये फल देता रहता है। इसके जो फल है उसका जो गूदा है उसको हटा करके इसमें जो फल लगता है, इस पेड़ के एक फल लगता है, उस फल के ऊपर यहाँ पे गूदा रहता है, गूदा रहता है। इस गूदे की बात करें, यहाँ इसके ऊपर इसके बीच में बीज होता है, इस गुदे के बीच में क्या होता है? बीज होता है। फिर ये क्या करते हैं, इस गुदे को अलग कर दिया जाता है, इस गुदे को क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं और बीज को निकाल लेते हैं, बीज को इस गुदे से अलग कर लेते हैं। और फिर उस बीज को सुखा करके, इस बीज को सुखा करके और फिर उस बीज को सुखाने के बाद में भुना जाता है, भून करके फिर इसको पिसाई की जाती है, इसका यानी चूर्ण रूप में इसको बनाया जाता है। फिर उस चूर्ण रूप को पेय पदार्थ के रूप में हम पी लेते हैं, उसको हम कहते हैं कॉफ़ी। वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे यूँ कहते हैं कि ये जो पौधा है विश्व में कहाँ कहाँ फैला। सबसे पहले यहाँ से इसका उत्पन्न माना जाता है, यानी यहाँ इसका जन्म स्थान माना जाता है पौधे का पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि में, जहाँ से ये जाता है अरब प्रायद्वीप में, वहाँ से मिस्र, यूरोप होते हुए अमेरिका, रूस और संपूर्ण विश्व में ये प्रचलित हो जाता है। वनों में इसकी ऊंचाई होती है ज़्यादा, 10 मीटर तक ये बढ़ जाता है। जबकि हम बात करें तो ये पौधा जो होता है पहले इसकी पौध तैयार करके बागानों में इसको लगाया जाता है, पंक्ति के रूप में इसको लगाते हैं, बीच बीच में छाया देने के लिए छायादार पेड़ों को लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि तेज़ धूप इसके लिए हानिकारक है, तो उससे बचाने के लिए इसके जो छायादार पेड़ होते हैं वो बीच बीच में लगाते हैं। जैसे केले जैसे जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते चौड़े होते हैं तो वहाँ पर इसको छाया मिल जाती है। यहाँ पर हम कहते हैं ये जो वृक्ष होता है, ये वृक्ष इसके ऊपर छंटाई करते रहते हैं तो ये 2 मीटर तक बढ़ जाता है। फिर हम कहते हैं आरंभ से 6 वर्ष तक इस पर कोई फल नहीं लगता। 6 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक ये वृक्ष जो है या पौधा है ये फल देता रहता है। इसका जो फल होगा उसका जो ऊपर का गूदा है उसको अलग करके इसका बीज निकाल लेते हैं और बीज को सुखा करके भून करके उसका पीस कर या चूर्ण रूप में बदल करके पेय पदार्थ के रूप में हम काम में लेते हैं। ये तो बात हो गई इसकी सामान्य, ठीक है। अब बात करते हैं मुख्य किस्में कॉफ़ी की या कहवा की मुख्य किस्में। मुख्य किस्में, इसके अंदर हम बात करें मुख्य किस्मों के अंदर तो यहाँ पर कहवा की जो फसल है या कहवा कॉफ़ी है इसकी लगभग हम 20 फसलें हम मानते हैं, 20 किस्में होती हैं इसकी यहाँ पर। लेकिन हम बात करें कि स्वादिष्ट के अनुसार माने तो यहाँ पर केवल 3 प्रकार के ही किस्म मानी जाती है, या व्यापारिक दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि व्यापारिक दृष्टि से 3 प्रकार की फसलों को ही पैदा किया जाता है। यानी सबसे पहले हम बात करें अरेबिका, यहाँ पे काफिया अरेबिका है, अरेबिका, ठीक है। दूसरी जो है वो काफिया रोबस्टा है, रोबस्टा, और तीसरी है काफिया लिबेरिका, लिबेरिका। समझ रहे हो बात? 3 प्रकार की इसमें किस्में होती हैं, अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका। यहाँ पर अरेबिका और रोबस्टा की बात करें तो ये दोनों जो किस्में होती हैं इनकी जो झाड़ियाँ होगी वो ऊंची झाड़ियाँ होंगी। किन की दोनों की बात कर रहा हूँ? अरेबिका और रोबस्टा की। इन दोनों की झाड़ियाँ होंगी वो ऊंची झाड़ियाँ होंगी, ऊंची झाड़ियाँ या पौधा मान सकते हो, यानी इनकी जो झाड़ी होगी या पौधा होगा वो ऊंचा होगा। और हम बात करें लिबेरिका की तो वो एक छोटा पेड़ होता है, यानी ये लिबेरिका है इसका एक छोटा पेड़ होता है। यानी इनके जो पौधे होते हैं सबसे लंबे किसके होते हैं? अरेबिका के और रोबस्टा के। और छोटी झाड़ी या छोटे पेड़ के रूप में माने तो लिबेरिका ये छोटे पेड़ के रूप में होता है, ठीक है। अरेबिका जो होगी, अरेबिका वो स्वादिष्ट में अधिक स्वादिष्ट होगी,
ठीक है। अरेबिका कॉफ़ी है वो स्वादिष्ट अधिक है उसका, और इसका उत्पादन जो होगा अरेबिका का वो पहाड़ी भागों में अधिक होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा विश्व में जो सबसे ज़्यादा सफल हुआ है वो देश में, वो है जावा। इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है वो सबसे ज़्यादा सफल हुआ है अरेबिका कॉफ़ी के अंदर। यहाँ पे श्रीलंका की बात करें वहाँ अरेबिका कॉफ़ी ही यहाँ पे सफल हो रही है। लेकिन हम बात करें 20वीं शताब्दी के आरंभ में, यानी उसका जो प्रारंभ हुआ उसमें एक प्रकार का रोग फैल गया इस कॉफ़ी के वृक्ष में या इसके पौधे के अंदर। उस जो रोग फैला है वो रोग यहाँ पे हम बात करें तो इस रोग को बोलते हैं कॉफ़ी बीटिल। क्या बोलते हैं? कॉफ़ी बीटिल, जो कि कौवा है या जो कॉफ़ी है उसका सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। कौन सा? कॉफ़ी बीटिल। ये एक रोग है, यहाँ एक कीड़े का नाम है यहाँ पे इसका, ये सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है कॉफ़ी बीटिल। ये कीड़ा है, ठीक है, जो इस पौधे को लग जाता है। यहाँ पे हम बात करें इसकी तो हम दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और जो अमेरिका जो देश हैं उन देशों में यहाँ पर ये रोग बढ़ना स्टार्ट हो गया है। उत्पादन जो क्षेत्र है यहाँ पर, फिर हम यूँ कहें कि रोबस्टा और लिबेरिका जो किस्में हैं, यानी दोनों किस्में हैं, वो ऊंचे क्षेत्रों में बोई जाती है। कौन सी? एक तो लिबेरिका, एक रोबस्टा किस्म की जो कॉफ़ी है वो अधिकतर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा ये इंडोनेशिया में और अफ्रीका में बोई जाती है। यहाँ पे हम बात करें किसकी? रोबस्टा, लिबेरिका कॉफ़ी की। दोनों किस्में ऊंचे क्षेत्रों में बोई जाती है और सबसे ज़्यादा जो बोई जाती है इन दोनों रोबस्टा और लिबेरिका, ये एक तो इंडोनेशिया में और एक अफ्रीका जो देश है इनके अंदर बोई जाती है। ठीक है, तो अब ये बात हो गई इसकी सामान्य जानकारी की। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो किस्में हो गई इसकी अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं उपज की भौगोलिक दशाएं, यानी जो इसका उत्पादन होता है उसके लिए किस प्रकार का भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता इसको पड़ती है। ठीक है, तो उपज की भौगोलिक दशाएं। सबसे पहली बात, ये जो पौधा है भौगोलिक दशाओं के रूप में देखें तो ये पौधा जो कौवा है, ये कौवा उष्णकटिबंधीय, यहाँ की जो जलवायु होगी उष्णकटिबंधीय, वहाँ का सदाबहार पौधा है। यानी इसको लिख सकते हैं कौवा को, कौवा उष्णकटिबंधीय जलवायु का सदाबहार पौधा है। क्या है? सदाबहार पौधा है। समझ गए बात? यहाँ पर इसकी जो कौवा की जो फसल है वो अधिकांशतः हम बात करें तो ये जो होगी वो विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है, यानी विषुवत रेखा के रेखा से मान सकते हो, रेखा से 25 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांशों के मध्य की बात करें तो इस कॉफ़ी का जो स्थान है उष्णकटिबंधीय जो कॉफ़ी है वो 25 डिग्री विषुवत रेखा के उत्तर में और 25 डिग्री दक्षिण में, तो दोनों तरफ इसका विस्तार पाया जाता है। जो कि यहाँ पे अगर ऊंचाई की बात करें तो 500 से 18, यहाँ पर 500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पठारी क्षेत्र में ये पौधा लगाया जाता है। यहाँ पे हम कह सकते हैं इस जो कॉफ़ी का पौधा है इसके अंदर हम इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु को सबसे आवश्यकता के रूप में हम इसमें मानते हैं। यहाँ की जो जलवायु होगी वो कैसी होनी चाहिए? गर्म होनी चाहिए और प्लस में आर्द्र होनी चाहिए, आर्द्र जलवायु। समझ रहे हो बात? यहाँ पे गर्म का मतलब हो गया विषुवत रेखा से कर्क रेखा और मकर रेखा तक जो तापमान सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे तापमान ज़्यादा रहता है। मौसम हमेशा गर्म ही रहता है, लेकिन यहाँ पे वर्षा भी अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ के जो जलवायु है या वायुमंडल है उसके अंदर आर्द्रता मिली रहती है, जो कि ऐसी ही जलवायु कॉफ़ी के वृक्ष के लिए चाहिए। तो विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में कॉफ़ी का वृक्ष अधिक बोया जाता है। भारत में भी अगर बात करें तो सबसे पहले
पहले जो कॉफ़ी का वृक्ष आया था वो बाबा बुदन के द्वारा लाया गया था। कर्नाटक में बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें यहाँ पे लगाया गया था। यहाँ भारत की बात करें तो भारत में यहाँ इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है भारत का, ये 8 डिग्री के पास में है, ठीक है। यानी विषुवत रेखा 0 डिग्री फिर 8 डिग्री से स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो इसके यहाँ पर जो राज्य है ये वाला, ये कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक में जो पहाड़ियाँ हैं पश्चिमी घाट वाली, यहाँ इस क्षेत्र में एक पहाड़ी है बाबा बुदन की पहाड़ी, जहाँ पर इस कॉफ़ी के वृक्ष को ला करके लगाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जलवायु किस प्रकार की है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जिसके कारण यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो मौसम होगा वो गर्म और आर्द्र क्षेत्र रहता है। वर्षा भी ज़्यादा प्राप्त करता है और यहाँ पे उष्णता यानी तापमान भी ज़्यादा है, क्योंकि विषुवत रेखा के पास वाला क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे हम कहें इसके अंदर तापमान इसको कैसा चाहिए, तो हम इसके तापमान की बात करते हैं तो तापमान औसत रूप में इसको 21 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। यानी इसके भौगोलिक दशाओं में हम सबसे पहला पॉइंट ले रहे हैं तापमान। क्या ले रहे हैं? तापमान ले रहे हैं। तापमान की बात करें तो इसको औसतन जो तापमान चाहिए, औसतन तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। कितना चाहिए? 21 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको कई बुकों में फ़ारेनहाइट में मिलेगा, तो आपको चेंज करने का फॉर्मूला पता ही होगा, C/5 बराबर F-32/9। उस फार्मूले से आप सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज कर लोगे। यहाँ पर न्यूनतम तापमान इसको 17 डिग्री, यहाँ पे ये तो औसतन है इसका, और न्यूनतम तापमान यहाँ पे 17 डिग्री सेंटीग्रेड, और अधिकतम तापमान इसके लिए, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यूँ कहते हैं हम कि तापमान में अगर बात करें तो औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, जबकि न्यूनतम 17 डिग्री। अगर 17 डिग्री से कम तापमान है तो इसका पौधा है वो जल जाएगा या नष्ट हो जाएगा। अधिकतम यानी 32 डिग्री से अधिक अगर तापमान होगा तो वहाँ पे तापमान के कारण वो जो पौधा है वो फल देना बंद कर देता है, जिसके कारण हम कहते हैं उपयुक्त तापमान कैसा होगा, यहाँ पे 17 डिग्री से 32 डिग्री के बीच वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की, तो 30 डिग्री जो तापमान है इस फसल के लिए कम, यहाँ पे इसकी जो फसल है उस क्षेत्र में कम होती है। 30 डिग्री के आसपास वाले क्षेत्र में यहाँ पर जो छायादार वृक्ष होते हैं उसके साथ, इन वृक्षों के साथ में बोया जाता है, क्योंकि इसको धूप से बचाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। यानी छायादार पेड़ों को भी यहाँ पे लगाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर जो छायादार वृक्ष हैं उनके जो चौड़े पत्ते होते हैं वो भी इन पौधों के पास में रोप दिए जाते हैं, जिसके यहाँ इसको धूप से बचाया जा सके। यहाँ पे यूँ कहते हैं कि ये जो तापमान के अकॉर्डिंग हम बात करें तो पाला यहाँ पर इसके लिए सबसे हानिकारक है। पाला जो सर्दी होती है, पाला सबसे हानिकारक है इस पौधे के लिए। कॉफ़ी के पौधे में अगर पाला अगर यहाँ पे पड़ता है, पाला का मतलब तुषार या पाला का मतलब समझ गए होंगे आप, यानी वहाँ टेम्परेचर उस धरातल पर इतना हो जाए कि जो ओस रूप में जो पानी आता है वो बर्फ़ में बदल जाए। अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है वहाँ पर इस पौधे को नुकसान हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम वर्षा की। किसकी बात करेंगे? वर्षा की बात करेंगे। यहाँ पर वर्षा के रूप में अगर बात करें तो वर्षा औसत रूप में 120 सेंटीमीटर से 225 सेंटीमीटर के मध्य इसको वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी वर्षा में बात करें तो वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए इसको? पर्याप्त कितनी है? 120 सेंटीमीटर से 225, यानी वर्षा चाहिए इसको 120 सेंटीमीटर से 225 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। वार्षिक वर्षा एक वर्ष के आंकड़े होते हैं। वार्षिक वर्षा इन क्षेत्रों में अगर इतनी वर्षा है इनके बीच में, वहाँ पर ये कॉफ़ी का वृक्ष सर्वाइवल कर जाएगा। यहाँ पर अगर वर्षा कम होती है वहाँ पर इसको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ का धरातल ऐसा हो कि वहाँ पानी के निकास की सुविधा हो, अर्थात यानी पौधे है उसकी जड़ों में पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर रुका तो यहाँ पे इसको नुकसान हो सकता है, ठीक है। यानी ताज़ी हवा और प्रकाश से भी इसकी जो अधिक वृद्धि होती है वो भी आप देख सकते हो कि जहाँ पर ताज़ा हवा आती है ताज़ी, और वहाँ पर अगर वो मौसम साफ़ रहता है, और यहाँ पे इसके लिए सबसे ज़्यादा वो उपयुक्त अनुकूल जलवायु मानी जाती है। यानी इसकी वृद्धि सबसे ज़्यादा ऐसे मौसम में होती है,
ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मिट्टी की बात करते हैं। कॉफ़ी के वृक्ष है उसकी मिट्टी के लिए हम बात करें तो इसके लिए गहरी उपजाऊ मिट्टी जो कि लोहांश और वनस्पति के जो अंश जिसमें मिट्टी में होती हैं वो सबसे अनुकूल मिट्टी मानी जाती है। गहरी होती है जिसके कारण वो नमी को धारण करके रखती है, और वनस्पति के जो अंश होते हैं यानी वनस्पति जिस मिट्टी में गिर करके सड़ गला रूप जो होता है उसको हम जीवाश्म बोलते हैं, जो ह्यूमस की मात्रा बढ़ाती है मिट्टी के अंदर, जिसके कारण हम कहते हैं ऐसी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। जो जंगलों में हम बात करें तो जंगलों को साफ करके ऐसी भूमि को या लावायुक्त मिट्टी है वो कौवे के लिए अच्छी होती है। जंगलों को साफ करके भी ऐसी मिट्टी को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ हम देशों की बात करें तो ब्राज़ील है, कोलंबिया है, और जो आइवरी तट है, आइवरी कोस्ट जो है, मैक्सिको और जावा की जो मिट्टियाँ है, जावा की जो मिट्टियाँ है वो सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है इसके लिए। वापस रिपीट कर रहा हूँ, कौन कौन से देश? ब्राज़ील, कोलंबिया, आइवरी कोस्ट, ठीक है, मैक्सिको, और यहाँ पे जावा इंडोनेशिया का एक द्वीप है। इन क्षेत्रों की जो मिट्टी होती है वो सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है कौवे के वृक्ष के लिए या कौवा का पौधा के लिए। ठीक है। चौथी बात करते हैं हम सस्ते श्रमिक की। चौथी जो भौगोलिक दशाएं हैं उनमें चौथा पॉइंट है अपना सस्ते श्रमिक। सस्ते श्रमिक की बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं सस्ते श्रमिक, और जो परिवहन के साधन अगर हैं तो बहुत ही आवश्यक है इसके लिए। एक तो परिवहन के साधन चाहिए, इसको लिए सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो कौवा होता है उसको चुनाई की जाती है वो वर्ष में 3 बार की जाती है। यानी कौवे की जो चुनाई करते हैं, बीजों की चुनाई करते हैं, वो वर्ष में 3 बार करते हैं। जो वृक्षों को बोने पोषण करने में सस्ते श्रमिकों की ही आवश्यकता होती है। इसका जो वृक्ष होता है 5 से 7 वर्ष के बाद में फल देना स्टार्ट कर देता है, और 2 से 4 मीटर तक बढ़ने दिया जाता है उस पौधे को, ताकि फल ज़मीन से ही तोड़े जा सकें। यानी सबसे बड़ा शत्रु हमने बात की थी इस पौधे के लिए, काफ़ी बीटिल नामक एक कीड़ा है जो इसके भीतर घुस करके इसको खोखला कर देता है, इस वृक्ष को यानी खोखला कर देगा। इससे बचाव के लिए क्या करते हैं, कीटाणुनाशक जो दवाएँ होती हैं यानी वो भी श्रमिकों के द्वारा ही छिड़काव किया जाता है उसके ऊपर भी। समझ गए बात? यानी सस्ते श्रमिक क्यों आवश्यक है इसके लिए? एक तो यहाँ पर इसकी चुनाई की जाती है 3-4 बार वर्ष में, ठीक है, वर्ष में 3-4 बार चुनाई होती है। वृक्षों के जो बीजों की तुड़ाई होती है वो वाली, और वृक्षों के बोने और पोषण करने के लिए उनको सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। और फल को ज़मीन से ही तोड़ सके इसके लिए इसकी हाइट को बढ़ने नहीं दिया जाता, तो उसके ऊपर जो छंटाई का कार्य किया जाता है वो भी सस्ते श्रमिकों के द्वारा ही किया जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखोगे। एक जो इसका सबसे बड़ा शत्रु जो होता है वो काफ़ी बीटिल नामक कीड़ा होता है, इसका नाम देख लेना आप। यहाँ पे रोग होता है काफ़ी बीटिल, ये एक कीड़ा है। बीटिल एक कीड़ा है जो इसके वृक्ष को अंदर घुस करके खोखला कर देता है, जिसको बचाव के लिए यहाँ पे इस वृक्ष के ऊपर कीटाणुनाशक जो दवा है उसका छिड़काव किया जाता है। वो छिड़काव मानव के या सस्ते श्रमिकों जो भी हैं श्रमिक के माध्यम से ही ये छिड़काव किया जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखोगे। ठीक है। ये बात हो गई इसकी यहाँ पर भौगोलिक दशाओं की। हमने क्या पढ़ा? तापमान पढ़ा। तापमान में हमने क्या देखा कि इसको जो तापमान की आवश्यकता होती है वो औसत रूप में 21 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। पाला हानिकारक होता है यहाँ पर। और तापमान के रूप में देखें तो धूप से बचाने के लिए छायादार वृक्षों का उपयोग किया जाता है। तो दूसरी बात हमने की वर्षा की। औसत रूप में वर्षा 120 से 225 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाला क्षेत्र इसके लिए उपयुक्त होता है, जबकि जहाँ पे वर्षा नहीं होती वहाँ सिंचाई की आवश्यकता इसको पड़ती है। ठीक है। अधिक जो 250 से अधिक जहाँ पे वर्षा होती है, अगर वहाँ पर पानी की निकास की सुविधा नहीं है तो वहाँ पर इस पौधे को नुकसान हो सकता है। यानी निकास की सुविधा वहाँ पे होनी चाहिए। ताज़ी हवा और जो प्रकाश होता है वो इसके लिए सबसे अनुकूल दशा रखता है। ठीक है, उसकी वृद्धि के लिए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे मिट्टी की। तो गहरी और जो गहरी मिट्टी होगी जिसमें लोहांश और वनस्पति के अंश जो होंगे जिस मिट्टी में, वो सबसे अनुकूल मिट्टी मानी जाती है। यहाँ पे जंगलों को साफ करके भी भूमि प्राप्त की जा सकती है। लावायुक्त जो मिट्टी होती है वो भी सबसे कौवे के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी या सबसे अच्छी मिट्टी मानी जा सकती है, जो विश्व के अंदर कहाँ है? ब्राज़ील, कोलंबिया, आइवरी कोस्ट, मैक्सिको, जावा, यहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी मिल जाती है। फिर हमने सस्ते श्रमिकों की बात की। ठीक है। इतनी बात करने के बाद में हम बात करते हैं अब कौवा का जो विश्व उत्पादन है उसकी हम चर्चाएं करेंगे। वो चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।